दोस्तों नमस्कार। स्टडी सर्किल पे स्वागत है आप सभी का। मैं अली मुशाहिद रज़ा और आज कुछ शुरुआत महात्मा गांधी के शब्दों से करता हूँ, जिन्होंने कहा था कि आशा अमर है और इसकी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। अब जैसा कि देख रहे हैं, पेंडेमिक का दौर चल रहा है, थर्ड वेव आने वाला है और ये जो ब्लैक फंगस, फिर वाइट फंगस, उसके बाद अब येलो फंगस आ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपना आईपीएल टीम बना मतलब आईपीएल टीम बना के मानेंगे ये फंगस वाली बीमारी है। बहरहाल, क्योंकि बड़ा ही स्केरी माहौल है, लेकिन ज़िंदगी जीने का नाम है, हमें आगे बढ़ना ही है और उम्मीद कर रहे हैं। और चूँकि डॉक्टरों की, विशेषज्ञों की टीम लगी हुई है और इस पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा, तो हम लोग को ये भी बनता है कि हम अपना धैर्य ना खोएं, क्योंकि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में। और हम इंडियन वैसे भी इस मामले में इतना आशावादी हैं कि जहां लोग डर रहे हैं वहां हम आज भी अचार बना रहे हैं। तो ये हमारे आशावादी होने का एक संकेत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 और भाग 3 यानी कि नागरिकता और मौलिक अधिकार से जो सवाल पूछे जा सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, उन पर बात करेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग 2 नागरिकता से, जहां अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का वर्णन किया गया है। उसी से सवाल जो बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सवाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल है कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। विकल्प दिए गए हैं दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, ऊपर वर्णित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, एकल नागरिकता। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में नागरिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है। विकल्प दिया हुआ है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी भारत एवं अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है इनमें से किसके द्वारा। विकल्प दिया गया है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या चौथा है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है ना। तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना था, जिसको बाद में संशोधित भी किया गया है, तो इसमें ना कुछ तरीके दिए गए थे कि जिसके द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है कि जन्म द्वारा, दूसरा है रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, तीसरा था रजिस्ट्रीकरण द्वारा और चौथा था देशीकरण द्वारा और पांचवा था किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा। और अगर जहाँ तक बैंक में धन जमा करने की बात करें तो ये एक वाणिज्यिक व्यवहार है और ये नागरिकता प्राप्त करने का तरीका कहीं से भी नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन से नहीं है। तो देख सकते हैं विकल्प पहला है कि एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, बी भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, सी वे भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान प्रवासी हो गए, और डी है एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही या फिर मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 कथन दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम
अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। दूसरा कथन है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र यानी कि संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता इकहरी है। ठीक है। और तीसरा है कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। हमको बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। तो इसमें देखिए सिर्फ पहला सही है, दूसरा में क्या है गलत हो जाएगा, और तीसरा क्या है, तीसरा भी गलत है। ऐसा नहीं है कि किसी को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, केवल एक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। विकल्प दिया गया है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभा, और डी है संसद। तो यहाँ पे विकल्प हो जाएगा सही वाला डी, संसद। तो देखिए अनुच्छेद 11 में ये स्पष्ट किया गया है कि संसद को ही नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी, है ना। तो 7 का सही विकल्प डी हो जाएगा, संसद। अब बढ़ते हैं मूल अधिकार की तरफ। ठीक है। तो मूल अधिकार जैसा कि भारत के संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो जहाँ अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा बताता है, अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 बताता है कि ऐसी कोई भी विधियाँ नहीं बनाई जाएंगी जो कि मूल अधिकारों का हनन करे, है ना। तो उसी से संबंधित इसमें सवाल हैं, सवालों के सेट हैं, देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सही है। 4 विकल्प हैं। पहला है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो बना था ने समर्थन किया था। बी है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। और सी विकल्प है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और चौथा या डी विकल्प है कि क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, है ना। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसको या किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। 4 विकल्प हैं ABCD। तो ये जो दी गई है मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। देखिए अब जो अनुच्छेद 13 की बात की है तो वही बताया कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान भी की गई है अनुच्छेद 13 के तहत। ठीक है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है। जो इनमें जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं या कठोर हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, मूल अधिकार वाद योग्य हैं, क्योंकि इनको सीमित किया जा सकता है या इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं मूल अधिकारों पर या मौलिक अधिकार पर। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि मौलिक अधिकार, फिर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि कभी भी निलंबित नहीं की जा सकते। बी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किया जा सकता है। सी है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। और डी है कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। बताना है कि इनमें से सही विकल्प क्या है। तो इसका सही विकल्प डी है कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये बिल्कुल इजी है, 12 से 35 के बीच। तो अनुच्छेद बी सही हो जाएगा इसका, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है, उसके बाद दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो जो वक्तव्य हैं, 4 वक्तव्य हैं। पहला ये है कि ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा है कि ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। और तीसरा है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। तो इसमें आपको सही की बात करें तो सिर्फ पहला और दूसरा सही है। तो पहला दूसरा कहाँ है? जी हाँ, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। तो अनुच्छेद 14 यानी कि विकल्प ए सही है इसका। और जो अनुच्छेद 14 है ये अनुच्छेद ये कहता है कि किसी व्यक्ति को भी विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो यही विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाने का कार्य अनुच्छेद 14 करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो समानता का अधिकार है संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है ना। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। अब इनमें से हमको सही उत्तर बताना है कि कौन कौन सही हैं। तो देखिए, समानता का जो समानता का अधिकार है ये 14, 15, 16, 17 और 18 में शामिल है। तो 14 है, 15 है, 16 है, तो ये किस में है? 2, 3, 4। हाँ, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्योंकि 13 की बात करें तो 13 में ऐसी विधियों के बारे में बताया गया है कि नहीं बनाई जाएंगी जो कि मूल अधिकारों का हनन करे। तो सही विकल्प यहाँ हो जाएगा सी, 2, 3, 4। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा इन दिए गए 4 विकल्पों में से बी, अनुच्छेद 15(5). ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, 32, 245, 326। तो यहाँ पे ये मौलिक अधिकार की बात हो रही है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 13, क्योंकि ऐसा राज्य कोई भी कानून नहीं बना सकता जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 13। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? विकल्प दिए गए हैं राज के नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा मौलिक अधिकार, बी विकल्प। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? यहाँ पे विकल्प दिया गया है 14, 15, 16, 19। बताना है कि इनमें से कौन इनमें से थोड़ी अलग है। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प हैं कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, बी विकल्प है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और सी है कि ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, और डी है ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी कि सभी को एक साथ मिलाकर पढ़ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और डी है
समता का अधिकार। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, समता का अधिकार, क्योंकि 14, 15, 16, 17, 18 ये समता का अधिकार है। तो यहीं पे है कि आपसे कुछ आधारों पर विभेद किया जा सकता है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, 18, 28 या फिर 24। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24, क्योंकि ये 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ये कहता है। क्वेश्चन नंबर अब 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि ICCPR के किस अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? अब ICCPR के बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? 35, 24, 21 या फिर 23। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, 24। अब ध्यान दीजिएगा, जो भारतीय संविधान है वो भी बालकों के लिए अनुच्छेद 24, और जो ICCPR है ये भी अनुच्छेद 24 के तहत बाल अधिकार को सुरक्षित करने की बात करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? विकल्प है 14, 21, 17 या फिर 19। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि मद्रास राज्य बनाम दुराय राजन, जो कि केस 1951 में हुआ था, तो इसके मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? 4 विकल्प दिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए, जो केस हुआ था 1951 में, तो इसमें जो अनुच्छेद 15 है उसको संशोधित किया गया था, और इसके तहत अनुच्छेद 15 4 जोड़ा गया था, और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए थे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? विकल्प है अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं या दिया गया? विकल्प है अनुच्छेद ए, अनुच्छेद 20, 19, 18, 17। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी कि डी विकल्प। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? विकल्प है भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अवांछनीय आलोचना के आधार पर किसी नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो 21 का सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 22 क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विकल्प दिए गए हैं 14, 19, 21, डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21, यानी कि सी विकल्प। अब देखिए, हुआ ये था, 2 केस हैं इससे संबंधित, विदेश यात्रा से संबंधित, कि ये मौलिक अधिकार है या नहीं। देखिए, एक है सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर, नई दिल्ली, तथा दूसरा है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, जो कि 1978 में हुआ था। तो इस केस में
ये निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता जो कहा गया है उसमें संचरण का अर्थात यानी कि इच्छानुसार कभी भी और कहीं भी जाने का अधिकार आता है। अब क्योंकि कहीं का भी बात है तो कहीं में विदेश भी शामिल है, तो ये सही विकल्प इसका सी है 21। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर ले हम, तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल हैं। 4 कथन दिए गए हैं। पहला है धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। और तीसरा है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। और चौथा है धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो देखिए, धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ए में है पहला दूसरा तीसरा, तो उसका ए विकल्प सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? विकल्प ए है सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, मानववाद के अधीन नहीं है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 में एक तरफ अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। हमको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो डी सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 29 कह रहा है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जबकि ये अनुच्छेद 30 में कहा गया, तो इसका सही विकल्प डी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इससे पहले नेक्स्ट यही क्वेश्चन था, तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा डी, अनुच्छेद 30। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत परिवर्तित किए जा सकते हैं? ए है संवैधानिक अधिकार, बी है मौलिक अधिकार, सी है सांविधिक अधिकार और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? पहला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा समानता का अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इसके बारे में उनका एक कथन था कि यदि मुझसे ये पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय भारत में लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक या कस्टोडियन है ना। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि दो कथन दिए गए हैं, सॉरी एक कथन है एक कारण है, बताना है कि इनमें से क्या सही है ना, विकल्प के हिसाब से। तो कथन या एसेसन ये है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, तो ये सही है कथन। कारण की बात करें तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का तरीका है। तो अब क्या है, सही बात है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, हाँ दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा इसका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन से रिट को जारी कर सकता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर प्रतिषेध।
इसको सही विकल्प हो जाएगा इसका सी, बंदे प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, है ना। अब उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकती है अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। और बंदे प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। सूची 1 में अनुच्छेद की परिभाषा बताई गई है, जबकि सूची 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं। अब हमको सूची मिलान करना है। तो पहला है सूची में कि उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, और डी है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का है। तो डी का 2 देखिए कहाँ है। अब चूंकि डी का 2 सिर्फ एक में ही है, वो भी लास्ट विकल्प में डी में, तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया है। विकल्प दिए गए हैं यहाँ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, और केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य, और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो यहाँ पे सही विकल्प हमको बताना है कि किस मामले में मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। तो वो केस है विकल्प सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और यह केस 1973 में हुआ था। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। विकल्प दिए गए हैं 1978 के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और बी है कि 82 में संविधान के 46वें संविधान संशोधन द्वारा, और सी है कि 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है विरोध का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इनमें से सही विकल्प है बी, विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। विकल्प ए है समान आवास का अधिकार, बी समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, समान आवास का अधिकार। ये भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। ए है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बी है लिंग समानता का अधिकार, और सी है सूचना का अधिकार, और डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, सूचना का अधिकार। असल में सूचना का अधिकार जो है, जो कि वर्ष 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया, यह एक कानूनी या वैधिक अधिकार है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 37 की। तो क्वेश्चन नंबर 37 में यह है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, यानी कि उसे क्या अधिकार प्राप्त नहीं है। ये है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो देखिए इसको क्या है ना, बी सी डी ये जो तीनों विकल्प हैं ये पूरे प्राप्त होंगे, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार इसको नहीं दिया जाएगा, है ना। तो सही विकल्प ए हो जाएगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। पहला है आवास का अधिकार, दूसरा है विदेश यात्रा का अधिकार, तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 और 2, यानी कि विकल्प ए। देखिए, आवास का अधिकार दिया गया है, क्योंकि समान आवास का अधिकार नहीं, मतलब सिर्फ आवास का अधिकार है कि हर किसी का एक घर होना चाहिए, ये मौलिक अधिकार है। और विदेश यात्रा का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है। जबकि जो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है, ये एक संवैधानिक लक्ष्य रखा गया है, बल्कि ये मूल अधिकार नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, सही विकल्प हो जाएगा इसमें 1 और 2, यानी कि आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और बी है, दूसरा है कि इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और तीसरा है कि राष्ट्रगीत के लिए किसी को भी बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो बताना है कि इनमें से कौन से सही है या कौन से सही नहीं है। विकल्प दिए गए हैं कि 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 1 2 3 यानी कि तीनों सही है, और डी है कि कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है कि तीनों सही हैं, क्योंकि ये वाला बात जो है विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में आया था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, और ये राष्ट्रगान के लिए नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर हमको अपना उत्तर देना है। पहला है विधि के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, और सी है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, और चौथा है चुनाव लड़ने का अधिकार। हमको बताना है कि इनमें से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प 2 3 4। ठीक है, यानी कि विधि के समक्ष समानता। देखिए, विधि के समक्ष समानता की बात करें तो ये सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि भेदभाव के विरुद्ध अधिकार सिर्फ भारतीय व्यक्ति को प्राप्त है, और देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। और चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। क्योंकि ये ना सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है पूछा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2 3 4। ये सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। सभी व्यक्तियों को सिर्फ क्या उपलब्ध है, विधि के समक्ष समानता। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। विकल्प दिए गए हैं कि देश के किसी भी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, और बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, और सी है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, और डी है वृत्ति या आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, यानी कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन शामिल नहीं है। विकल्प दिया गया है बौद्ध, जैन, पारसी और सिख। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, पारसी, क्योंकि जो हिंदू शब्द बताया गया है उसमें बौद्ध, जैन, सिख शामिल हैं, जबकि पारसी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, पारसी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था। विकल्प दिया गया है 1971 में, 1976 में, 1979 में और 1981 में। तो इस पे सही विकल्प जो है वो है बी, 1976 में।
और तो ये था, यहीं तक की वीडियो है जो कि मौलिक अधिकार पे ख़त्म हुआ है। और आगे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनका लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।